हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने प्रियम्बल को डिस्कस कर लिया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम जब भी आएंगे तो आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने आर्टिकल्स हैं, तो अपने संविधान में कुल 395 आर्टिकल्स हैं, कुल 395 अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करें संशोधन अमेंडमेंट्स की, तो अगर संशोधन करने के बाद जैसे कि जो सफिक्स ए बी सी डी क ख ग लग जाता है, तो उस तरह हमारे संविधान में आर्टिकल्स की संख्या, अनुच्छेदों की संख्या 470 हो जाती है। लेकिन आप लोग इसे याद करिएगा क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो रियल में होती है, वो 395 ही है। और अगर हम बात करें यहीं पे पार्ट, हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने पार्ट हैं, तो वो है 22। अगर हम बात करें हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो वो है 12, जिसे हमने डिस्कस कर रखा है। आप हमारे प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। और हम आज स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स पार्ट 1 के साथ। ठीक है, तो अपने इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। अगर हम बात करें इस पार्ट 1 का नाम क्या है, जैसे संविधान जब आप खोलोगे तो उसमें पार्ट 1 है, पार्ट 1, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसकी हिंदी मीनिंग होती है संघ तथा इनके क्षेत्र। संघ तथा इनके क्षेत्र, ये हमारे संविधान का पार्ट 1 है, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके अंतर्गत 4 आर्टिकल्स आते हैं, 4 अनुच्छेद आते हैं। इसके अंतर्गत 4 आर्टिकल्स यानी 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 के अंतर्गत आते हैं, पार्ट 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये आर्टिकल्स क्या होते हैं और पार्ट क्या होते हैं। जब आप बुक खोलोगे तो उसमें लेसन दिया होता है। मान लीजिए लेसन 1 दिया है, तो उसको आप संविधान का पार्ट 1 समझिए। और जो उसके नीचे पेज संख्या दी होती है, जैसे मान लीजिए कि 6 पेजों में आपका पार्ट 1 यानी लेसन 1 ख़त्म हो रहा है, तो वैसे उसी तरह आप समझने की कोशिश करिए कि जो संविधान में पार्ट 1 दिया है वो 4 आर्टिकल्स में ख़त्म होता है, समाप्त होता है। उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, फिर आर्टिकल 6 से 11 तक, फिर उसके बाद पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है 12 से लेकर 35 तक। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो आर्टिकल्स और पार्ट में आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल 1 को, अनुच्छेद 1 को। अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है? तो सबसे पहले आर्टिकल हमारे देश का नाम बताता है कि अपने देश का नाम क्या है। तो ये डिस्क्राइब करता है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, यानी अपने देश का नाम क्या है? इंडिया दैट इज भारत। दोनों को क्या किया गया है? मेंशन किया गया है अपने संविधान में। हम जानेंगे इसके पीछे कहानी कि इंडिया और भारत दोनों को क्यों मेंशन किया गया है और इससे कैसा किस तरह माना गया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट यानी अपना भारत कैसा है? तो अपना भारत राज्यों का एक संघ है जिसका नाम है इंडिया दैट इज भारत। अब इंडिया और भारत को क्यों एक साथ ऐड किया गया, इसके पीछे जो कहानी है उसको समझ लीजिए। जैसे कि जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, तो हमारे संविधान निर्माता में से कुछ मेंबर्स थे, कुछ सदस्य थे, जिनका मानना था कि हमारे देश का नाम, देश का ट्रेडिशनल नेम भारत है, तो भारत ही होना चाहिए। लेकिन वहीं पे कुछ मेंबर्स का कहना था नहीं, मॉडर्न नेम इंडिया है तो इंडिया होना चाहिए। तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दोनों के मिक्सर को यानी मिश्रण को इसमें अडॉप्ट किया और इंडिया भारत दोनों को ऐड किया हमारे आर्टिकल 1 में। इसीलिए आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 बताता है अपने देश का नाम और ये कैसा है, इसकी पॉलिटी किस प्रकार की है। तो स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का एक संघ है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब यही हम बात करते हैं दूसरी। तो आर्टिकल 1 हमें रास्ता दिखाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आर्टिकल 1 पढ़ा और सोचा कि अरे यार इसमें तो लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, कि वो स्टेट है वो कहाँ पे है। तो इसमें बताया है कि देखिए, अगर आपको हमारे राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्रफल के बारे में जानना है और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्रफल के बारे में जानना है, तो आपको शेड्यूल 1 को पढ़ना होगा, क्योंकि शेड्यूल 1 में हम लोगों ने इसी चीज़ को कवर किया है। ये हमारे आर्टिकल 1 में लिखा है कि अगर आपको हमारे स्टेट के नाम और इनके क्षेत्रफल जानना है, स्टेट के नाम, स्टेट के नेम
और इनके क्षेत्रफल जानने हैं, एरिया जानने हैं, तो आपको शेड्यूल 1 से गुजरना पड़ेगा। आप शेड्यूल 1 में जाइए और विस्तार से राज्यों के नाम लिखे हैं और उनके क्षेत्रफल आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आर्टिकल 1 हमें रास्ता बताता है जाने का। फिर अगर हम बात करें तीसरी बात यानी कि आर्टिकल 1 हमारे हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया का जो क्षेत्र है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको इसने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। किसने? आर्टिकल 1 ने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहला, तो ये बताता है टेरिटरी ऑफ स्टेट, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों के क्षेत्र के बारे में बताता है। एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई यूनियन टेरिटरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद तीसरा जो बताता है टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा वो टेरिटरी जो एक्वायर किए जाएंगे, अर्जित किए जाएंगे। तो 3 भागों में कैटेगराइज किया है हमारे आर्टिकल 1 ने। पहला बताया है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों के क्षेत्रों के बारे में। उसके बाद दूसरा बताया है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा है वो टेरिटरी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर किए जाएंगे, अर्जित किए जाएंगे। तो 3 श्रेणी में हमारे यूनियन और हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के क्षेत्र को बांटा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो भारत के क्षेत्र हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी राज्यों के क्षेत्र। दूसरा यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा है वो टेरिटरी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर किए जाएंगे, अर्जित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो ये स्टेट होता है, इनके पास खुद की गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इस जो यूनियन टेरिटरी होता है, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या करती है, इसके द्वारा यहाँ पे रूल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और ये जो होता है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक्वायर करेगी, अर्जित करेगी। तो अभी तक नहीं कोई एक्वायर किया गया है। लेकिन अगर बात करें दादरा नगर हवेली और, तो ये सारे जो द्वीप हैं तो इससे एक्वायर किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। तो आर्टिकल 1 में कोई समस्या है? देखिए, अगर आप लोग एसएससी के वनडे की तैयारी कर रहे होंगे तो बस आप लोगों को इतना जानना है कि आर्टिकल 1 हमारे देश का नाम बताता है, इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत है राज्यों का एक संघ है। और ये बताता है कि शेड्यूल 1 में जाइए और वहाँ पे हमारे राज्यों के नाम, क्षेत्रफल दिए हैं, ये बताता है। और आप ये भी जान सकते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया कितने प्रकार में बांटा गया है। तो एक है स्टेट टेरिटरी, एक है यूनियन टेरिटरी, एक है जो टेरिटरी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर किया जाएगा, अर्जित किया जाएगा। बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल 2। अब हम जानेंगे कि आर्टिकल 2 में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 2 इट प्रोवाइड्स पावर टू पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है। कितने पावर्स? 2 पावर्स आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है। वो कौन कौन सी पावर है? तो पहला है एडमिशन ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ स्टेट्स, यानी किसी राज्य का प्रवेश कराना है। अगर हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ में, ठीक है, ये भारत संघ है जिसे हिंदी में बोलते हैं भारत संघ, भारत संघ। अगर भारत संघ में किसी नए राज्य की प्रवेश कराना है तो हम आर्टिकल 2 के अनुसार पार्लियामेंट एडमिशन कर सकती है किसी नए राज्य का, यानी कि नए राज्य का प्रवेश कौन कराएगा? तो पार्लियामेंट कराएगी। और ये बात आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है, जो पहले से क्या हो, अस्तित्व में हो, अस्तित्व में जो पहले से हो। अस्तित्व में होने का मतलब कि जैसे सिक्किम था, सिक्किम अस्तित्व में था और 1974 की बात है,
35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 के अंतर्गत जो सिक्किम था, नया राज्य था, हमारे भारत संघ में जोड़ा गया और वो राज्य के रूप में जोड़ा गया था। फिर बाद में जब उसे अच्छा लगा कि हाँ भारत बहुत अच्छा देश है, तो उसने क्या किया कि फिर हमने 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग हमारा जो सिक्किम था वो 22वां राज्य बन गया। तो ये हुआ नए राज्य का प्रवेश। तो ये कौन कराता है? पार्लियामेंट कराता है, यानी संसद के पास पावर है कि किसी भी नए राज्य का प्रवेश हमारे यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ में करा सकता है। ये हो गया पहली बात। दूसरी पावर जो है आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को प्रोवाइड्स करती है, तो वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी किसी नए राज्य की स्थापना करना है जो कि अस्तित्व में ना हो, ऐसे ही रैंडमली हमें क्या करना है, नए राज्य की स्थापना करना है। तो ये पावर्स हमारे पार्लियामेंट यानी संसद को प्रोवाइड है। वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत किसी नए राज्य की स्थापना कर सकता है और वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत ही नए राज्य का प्रवेश करा सकता है जो पहले से अस्तित्व में हो। जैसे सिक्किम था, उसे पहले से अस्तित्व में था और हमने 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यानी 1975 में क्या किया, उसे हमने यूनियन ऑफ इंडिया में प्रवेश कराया। तो ये काम कौन कर सकता है? तो केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। तो आर्टिकल 1 क्या है? इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 में जैसे कि कोई राज्य है वो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का मेंबर्स बनना चाहता है तो बन सकता है। कौन बनाएगा? तो संसद यानी पार्लियामेंट बनाएगी। और नए राज्य की स्थापना भी कर सकता है। कौन करेगा? तो पार्लियामेंट करेगी। ये आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत करेगी? तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत करेगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 3 को हम देखते हैं। आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 3 कहता है सीधे सीधे कि जैसे जितने भी राज्य हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस करना है, उनमें कोई अमेंडमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। ये काम भी कौन करेगा? तो पार्लियामेंट करेगी। यानी कि इसमें बस ये बताया गया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट साहब, अगर आपको आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद इसने बताया है कि वो कौन कौन से चेंजेस करना है उसको डिस्कस किया है। तो आइए हम देखते हैं पार्लियामेंट किस किस सेगमेंट में चेंज कर सकती है स्टेट में जो पहले से अस्तित्व में। जैसे मान लीजिए इस टाइम 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में कोई चेंजेस करना है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। वो कौन कौन चेंजेस है आइए हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट, यानी नए राज्य का निर्माण बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट। इसका कहने का मतलब है जैसे कोई राज्य है और उसके क्षेत्रफल को 2 भागों में बांटकर 2 राज्य बनाए जा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल पे अगर हम देखें तो जैसे आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को क्या किया, 2 भागों में बांट दिया गया और एक नया राज्य तेलंगाना बन गया। तो ये लाइन जो है वो यही बताती है कि अगर किसी राज्य को 2 भागों में बांटकर 2 राज्य बनाना है तो बना सकते हैं। ये कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट बनाएगी। फिर यही बात करें और बाई यूनाइटिंग 2 or मोर स्टेट्स, या फिर 2 राज्यों को जोड़कर भी एक नया राज्य बना सकती है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, अगर इसे हम जोड़कर एक नया राज्य उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य बन सकता है। उसमें क्या करेंगे, हम दोनों राज्यों को जोड़ देंगे। ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 3 में लिखी है। कौन करेगा? तो पार्लियामेंट करेगी। समझ में आ गया? ये हो गया। या फिर बाई एडिंग 2 or more यूनियन टेरिटरी। अब केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाना है तो बना सकते हैं, क्योंकि फिलहाल में अभी हुआ है दमन दीव दादरा नगर हवेली 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से दोनों को क्या किया गया कि मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया जिसका नाम है दमन दीव तथा दादरा नागर हवेली। तो ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 3 में लिखी है। और ये कौन कर सकता है? तो केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकती है। तो अभी हमने पहला देखा, अभी 4 बाकी हैं।
तो दूसरा है इंक्रीजेस द एरिया ऑफ एनी स्टेट। कहने का मतलब है कि कोई राज्य है, उसके क्षेत्रफल को अगर बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 3 साफ साफ कहता है, पार्लियामेंट आप सुनो, अगर आपको किसी राज्य का क्षेत्रफल का विस्तार करना है तो आप आसानी से विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पावर प्रोवाइड करता हूं। ये बात आर्टिकल 3 कहता है। और पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से अगर इसके क्षेत्रफल को बढ़ाना है तो पार्लियामेंट इसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। वहीं अगर हम बात करें तीसरा, तो डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अब बात वही है, बस इसका रिवर्स हो गया है। इसमें यह है, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट से कहता है कि पार्लियामेंट सुनो, अगर आपको किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना भी है तो घटा सकते हैं, कोई संकोच मत करना, क्योंकि मैं आपको ये पावर्स प्रोवाइड करती हूँ। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंतर्गत अगर चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को घटाना हुआ तो घटा सकता है। कौन घटाएगा? तो पार्लियामेंट घटाएगी। आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत घटाएगी? तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत घटाएगी। तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं चौथी बात क्या है। तो चौथा ये है, एल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। अब मान लीजिए कि कोई राज्य है और उनके बाउंड्री को चेंज करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा घटाना है, मतलब चेंजेस करना है, तो फिर पार्लियामेंट के पास ये पावर्स है कि वो किसी भी राज्य के बाउंड्री को घटा बढ़ा सकती है। और ये बात किस में लिखी है भाइयों? तो आर्टिकल 3 में लिखी है। और ये काम कौन करेगा? तो पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, तो आसान है, आप समझ सकते हैं। और पांचवा है, एल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। यानी कि किसी राज्य के नाम को अगर चेंज करना हो तब पर भी पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 3 यही बताता है कि पार्लियामेंट, अगर आपको राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए योगी जी हमारे यूपी में बहुत सारे जिलों के नाम परिवर्तन कर रहे हैं, तो मान लीजिए उनके माइंड में आया क्यों ना हम अब उत्तर प्रदेश के नाम को भी परिवर्तन कर देते हैं। तो ये तुरंत कहेंगे, अपने संसद में कहेंगे कि हम अपना देश का, अपने राज्य का नाम चेंज करना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट तुरंत बिल लाएगी और संसद में पेश करेगी। उसके बाद क्या होगा कि नाम चेंज हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस है, उसको हम देख लेते हैं। इसके पहले जैसे कि जितने सेगमेंट हैं ये 5 बताएं कि क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना हुआ, नाम चेंज करना हुआ राज्य का, या फिर बाउंड्री चेंज करनी हो, ये सेगमेंट, यानी इन सेगमेंट को कोई परिवर्तन करना होगा तो आपको इससे पहले प्रेसिडेंट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के बाद ही आप इन सेगमेंट में परिवर्तन कर सकेंगे। और जब प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाएगा तो सेम बिल वो क्या करेगा, उस राज्य में भेजेगा जहाँ पे परिवर्तन होना है, फिर वो अपना कंसर्न राज्य देगा। लेकिन प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इस चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ही पार्लियामेंट काम करेगी। पार्लियामेंट को ये छूट है। तो आर्टिकल 3 हमें बताता है कि अगर किसी भी राज्य का निर्माण करना है, जैसे मान लीजिए कोई राज्य को तोड़कर, जोड़कर, चाहे कोई केंद्र शासित प्रदेश को जोड़कर, तोड़कर, किसी तरह अगर राज्य का निर्माण करना है तो बिल्कुल कर सकती है। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। दूसरा है कि उसके क्षेत्रफल को बढ़ाना है तो बढ़ा सकती है। तीसरा है घटाना है तो घटा सकती है। चौथा है बाउंड्री को परिवर्तन करना है तो कर सकती है। और पांचवा है कि अगर राज्य का नाम में परिवर्तन करना है तो राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन करेगी दोस्तों? पार्लियामेंट करेगी। किस आर्टिकल के अंतर्गत करेगी? तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत करेगी। आई होप आप लोग आर्टिकल 3 समझ गए होंगे। और ये चेंजेस करने से पहले आपको प्रेसिडेंट से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस सेम चीज़ को भेजता है राज्य में, राज्य फिर उस पर अपना कंसर्न देता है। लेकिन पार्लियामेंट मानने को बाध्य नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आता है कि पार्लियामेंट बाध्य होती है मानने के लिए, लेकिन बाध्य नहीं होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के बिना आप इन सेगमेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 3 हो गया। अब देखते हैं लास्ट आर्टिकल 4, आर्टिकल 4।
आर्टिकल 4 क्या कहता है दोस्तों? जैसे आर्टिकल 4 कहता है कि ठीक है, आप आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में आपको पावर से चेंज कर सकते हैं कि आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं, नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 में दिया है कि आप, जैसे बताया अभी मैंने, कि नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, दो क्षेत्रफलों को जोड़कर घटाकर, और फिर क्या कर सकते हैं कि उनके क्षेत्रफल घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बाउंड्री में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आर्टिकल 4 कहता है कि इस आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यानी कि 368 है, ये क्या है, संशोधन, इसके अंतर्गत हम संशोधन करते हैं, जो कि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से होता है, विशेष बहुमत से होता है। तो आर्टिकल 4 बड़ा बढ़िया से बताता है कि सुनो, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जैसे कि आप लोग को इनमें परिवर्तन करना होगा, तो आपको 368 से नहीं गुजरना होगा। जो अमेंडमेंट का जो प्रावधान है 368 में दिया है, तो आपको उससे नहीं गुजरना हो, क्योंकि वो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, उसमें 2/3 ऑफ मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो पार्लियामेंट हो गई खुश, खोली, वाह वाह क्या बात है। तो फिर बोला कि आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही, सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप इन सेगमेंट में, जो हमने बताया अभी आर्टिकल 3 में, आप चेंजेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पार्लियामेंट के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों को 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से नहीं गुजरना पड़ेगा, 368 आर्टिकल से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ इन सेगमेंट्स में परिवर्तन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 4 कहता है। लेकिन अगर हम बात करें फिर क्या हुआ कि 1960 में थोड़ा सा परिवर्तन बाउंड्री को लेकर हुआ कि क्या हम अपने कोई क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए इंडिया कोई क्षेत्र है, और उसको हमें किसी दूसरे विदेशी राज्य को देना है। तो फिर ये हुआ कि क्या हमें 368 से गुजरना पड़ेगा या फिर नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए आपको आर्टिकल 3 में लिखा है कि आप किसी भी क्षेत्रफल में घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं लिखा है कि आप किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को दे सकते हैं। तो अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें ये नहीं लिखा है आर्टिकल 368 से गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या होगा कि अब आर्टिकल 368 से गुजरना पड़ेगा, यानी स्पेशल मेजॉरिटी लाना होगा। उसके बाद आप अपने देश के क्षेत्र को किसी विदेशी क्षेत्र को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, उसे हमें किसी विदेशी राज्य को देना है तो दे सकते हैं, लेकिन आपको 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 1969 की बात करें, जैसे क्या हुआ कि बाउंड्री में सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री, यानी कि जब बांग्लादेश और भारत के बीच थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ बाउंड्री को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए अगर आपको अगर हमारे इंडिया की टेरिटरी को देना है, उधर से कुछ लेना है, बाउंड्री में सेटलमेंट करना है तो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को 368 की आवश्यकता नहीं, विदाउट 368 आप अपने अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर सकते हैं बाउंड्री का। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आर्टिकल 1 क्या है। तो इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हमारा जो भारत है राज्यों का एक संघ है। 2 कहता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी नए राज्यों का प्रवेश। जो